क्या आपको पता है क्यों सैटेलाइट्स में क्लॉक को बार बार रीसेट करना पड़ता है और टाइम ट्रैवल भी पॉसिबल है? ये सब राज छुपे हुए हैं आइंस्टाइन की थ्योरियों में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं पर समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस आइंस्टाइन की थ्योरियों को थोड़े आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। आइंस्टाइन ने मेन दो थ्योरियां दी थी। फर्स्ट थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड सेकंड इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने जो मेन कंसेप्ट दिया था वो था टाइम डिलेशन का। टाइम डिलेशन में आइंस्टाइन ने कहा है जो टाइम है जिसे हम समझते हैं सबके लिए टाइम सेम तरह से चलता है, पर ऐसा नहीं है। टाइम स्पीड के साथ वेरी करता है। जो जितनी स्पीड से चलेगा उसके लिए टाइम स्लो होता जाएगा। आप कहेंगे कि स्पीड में तो हम बाइक चलाते हैं या कुछ चलते हैं तब हमारे लिए टाइम तो सेम रहता है, पर यहाँ आइंस्टाइन ने जिस स्पीड से कंपेयर करने को कहा है वो है लाइट की स्पीड से। अगर आप लाइट की स्पीड के लेट्स सपोज 50% चलते हैं तब आपको ये जनरल ये इफेक्ट विजिबल होगा। 50% चल रहे हैं टाइम उतना स्लो हो जाएगा। अगर अब आप लाइट की स्पीड से ही चल रहे हैं तो आपके लिए समय बिल्कुल रुक जाएगा। आप एक स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से अर्थ से निकलते हैं और कई साल स्पेस में घूम के वापस अर्थ पे आओगे। आप सेम टाइम पे ही पहुंचोगे जब आपने ये सफ़र शुरू किया था। पर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट की स्पीड या उससे ज़्यादा की स्पीड अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। आप अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 99% स्पीड ऑफ द लाइट से ट्रैवल करते हैं और कई साल स्पेस में बिता के वापस अर्थ पे आएंगे तो अर्थ पे सिर्फ कुछ हफ्ते ही बीते होंगे। जिस टाइम आइंस्टाइन ने ये थ्योरियां दी थी उस वक्त इन थ्योरियों पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल था, पर बाद में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिनसे ये प्रूफ हुआ कि आइंस्टाइन बिल्कुल सही थे। जैसे कि दो ट्विंस को लिया गया, एक को अर्थ पे ही रखा गया, दूसरे को स्पेसशिप में डाल के स्पेस में घुमाया गया और जब वो कुछ समय के बाद वापस अर्थ पे आए इन दोनों ट्विंस की बायोलॉजिकल एज को मेज़र किया गया। जो ट्विन घूम के आया था उसकी एज में कुछ माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस था, उसकी एज कुछ माइक्रो सेकेंड से कम थी। हालांकि जिस गति से वो गया था वो लाइट की स्पीड के कंपेयर में भी नहीं थी, तो पर फिर भी कुछ टाइम उसकी एज कम थी। इससे ये प्रूफ होता है कि आइंस्टाइन की ये टाइम डायलेशन वाली थ्योरी सही थी। और दूसरा है हमारे सैटेलाइट्स। जो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड कुछ गति से घूमते रहते हैं और वो आइंस्टाइन ने एक वो चीज़ कही थी, मैं आपको यहाँ वो भी बता दूं कि जैसे जैसे ग्रेविटेशन इफेक्ट बढ़ेगा टाइम की स्पीड भी बढ़ती है और जैसे कोई चीज़ किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन पुल से दूर जाती है, जैसे वो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, एक तो वो कुछ गति से घूम रहे हैं, सेकंड उन पे जो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल है वो कम है क्योंकि वो दूर हैं अर्थ से। इस वजह से उन पे दो इफेक्ट आ रहे हैं, एक तो वो ग्रेविटेशन पुल से दूर हैं और दूसरा वो गति से घूम रहे हैं, इसलिए उनके लिए टाइम स्लो हो जाना चाहिए। वो बिल्कुल वहाँ हो रहा है, उनकी टाइम उनके लिए स्लो चलता है और उनकी क्लॉक्स कुछ समय पीछे हो जाती हैं इस डायलेशन की वजह से। इसलिए उनकी क्लॉक को रीसेट करना पड़ता है क्योंकि उन्हें डाटा अर्थ पे भेजना है और उनका टाइम और अर्थ पे टाइम मैच किया जा सके, इसलिए उनको बार बार रीसेट करके अर्थ के साथ मैच किया जाता है, ये टाइम डायलेशन का इफेक्ट उनसे हटाने के लिए। और दूसरी थ्योरी थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी ने तो न्यूटन की ग्रेविटेशन थ्योरी पे ही सवाल खड़े कर दिए। इसमें आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को एक वेब की तरह कंसीडर किया हुआ है और जितने भी हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक प्लैनेट स्टार, ये इस टाइम वेब पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से एक डिप्रेशन आता है इस टाइम वेब स्पेस में। जैसे सन सबसे हैवी है, उसकी वजह से जो इस टाइम वेब पे एक डिप्रेशन क्रिएट होगा, एक कर्वेचर बन जाता है और जितने भी बाकी प्लेनेट हैं वो इस कर्वेचर वो हमेशा स्ट्रेट मूव करने की ट्राई करते हैं। इस कर्वेचर की वजह से वो उसके अराउंड घूमते हैं और जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा कर्वेचर होगा, उतना ज़्यादा वो पुल होगा क्योंकि उसकी तरफ ज़्यादा ट्राई करेंगे जाने की। इस तरह आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशन पुल बिटवीन प्लेनेट्स को एक्सप्लेन किया। इससे जो एक और मज़ेदार चीज़ निकल के सामने आई वो था टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट। चलिए वो मैं आपको एक इस शीट की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस शीट को हम टाइम स्पेस वेब की तरह कंसीडर कर लेते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए हमें वो टाइम लगेगा, जैसे नॉर्मल टाइम लगेगा हमें लेट्स सपोज ए पॉइंट से इस टाइम स्पेस वेब में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने में 10 ईयर का टाइम चाहिए। ठीक है, अब ये शीट है। अब लेट्स सपोज किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट किसी भी वजह से इस टाइम स्पेस में डिस्टॉर्शन आती है हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से। जैसे ये शीट को लेके मैं फोल्ड करता हूँ, अब क्या हुआ है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए हमें 10 ईयर का टाइम चाहिए था। अब इस जो डिप्रेशन आया था हैवी ऑब्जेक्ट या किसी अदर रीज़न की वजह से स्पेस टाइम बेंड हुआ है, तो ये पॉइंट ए बी इतने पास आ गए हैं। अब अगर यहाँ कोई होल क्रिएट होता है, सीधा हम ये पूरा बाहर वाला पाथ लेने के बजाय पॉइंट ए से बी पहुँचने के लिए इनके बीच में
होल हो तो सीधा ए से बी में जा सकते हैं। ये बेंड होके टाइम स्पेस बिल्कुल पास आ गए। फिर हमें जो टाइम 10 ईयर चाहिए था पॉइंट ए से बी में जाने के लिए, अगर इन होल की मदद से हम सीधा वो टाइम सिर्फ 5 मिनट में इस 10 साल के सफ़र को तय कर सकते हैं। ऐसे होल्स अगर टाइम स्पेस में क्रिएट हो जाएं, इन्हें कहा जाता है वर्म होल। ऐसे वर्म होल की मदद से हम टाइम में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी शॉर्ट इंटरवल में। अभी तक वैसे हमें स्पेस में कहीं ऐसा वर्म होल मिला नहीं है, पर आप सोच सकते हैं अगर किसी भी स्पेस एजेंसी को ऐसा वर्म होल मिल जाए, वो पब्लिकली तो बताने वाली नहीं, तो ऐसा कहना ज़्यादा सही रहेगा कि पब्लिकली हमें ऐसा कोई वर्म होल नहीं मिला है। और बात रही टाइम ट्रैवल की, जैसे कि आप मूवीज़ में देखते होंगे टाइम मशीन, ऐसी मशीन जिसकी मदद से हम फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी टाइम स्पेस की बेंडिंग को यूज़ करके, जैसे हम किसी एक्सटर्नल एनर्जी की मदद से इस टाइम स्पेस को बेंड कर पाएँ तो हम अपने पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। वो भी कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट को यूज़ करके टाइम ट्रैवल को पॉसिबल दिखाते हैं।